हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सैम्पलिंग के बारे में। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन के बारे में जब हम लोग इनिशियली सिग्नल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो पहली या फिर दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सैम्पलिंग का अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूँ, इन शॉर्ट सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को अगर हम लोग किसी सिस्टम में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जो पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसको हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो सैम्पलिंग जो बात करेंगे वो होगी लो पास सैम्पलिंग। तो जो लो पास सैम्पलिंग होती है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। इसको हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें टाइम के हर एक इंस्टेंट पर ये जो सिग्नल है वो डिफाइन है। t इज इक्वल टू जीरो, टी लेस दैन जीरो, टी ग्रेटर दैन जीरो। टाइम के हर ही सब इंस्टेंट पर ये जो सिग्नल है, टाइम के हर एक इंस्टेंट पर ये जो सिग्नल है ये डिफाइन है। हैंस ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को अगर हम लोग किसी सिस्टम में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जो पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा इसको हम लोग एक पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया है। पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन को हम लोग शो करते हैं पी ऑफ टी से। तो हमने कंसिडर किया पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन। तो जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है इसको हम लोग पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से जो सिग्नल हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो सिग्नल है अभी ये डिस्क्रीट सिग्नल बन गया है, टाइम डिस्क्रीट सिग्नल बन गया है। टाइम के कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही सिग्नल डिफाइन है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम लोग एक पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो सिग्नल जो मिलता है वो हमें मिलता है डिस्क्रीट सिग्नल, टाइम डिस्क्रीट सिग्नल। और ये जो सिग्नल होता है वो टाइम में तो डिस्क्रीट होता है मगर वैल्यू में भी इसे हमें डिस्क्रीट करना होता है, जिसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनकोडिंग, और एनकोडिंग प्रोसेस के बाद ये जो सिग्नल होता है पूरी तरीके से डिजिटल सिग्नल बन जाता है। और ये जो सिग्नल होता है इसको हम लोग सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं, और जब हम लोग ऐसे सिग्नल को सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं तो पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन होती है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। पी ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस के टी एस। ये क्या होता है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो के हमें जो दिखाई दे रहा है, ये के की जगह अगर हम लोग +1 और -1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, टी एस पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1, और माइनस टी एस पर इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1। के की जगह अगर हम लोग +2s -2s पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2ts पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1, माइनस 2ts पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1। के की जगह अगर हम लोग +3 और -3 पुट करें और 3ts पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1, और -3ts पर हमें एक इम्पल्स मिलेगा वैल्यू होगी 1। और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो इन्फिनिटी तक के जाएंगे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन होती है उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं पी ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस के टी एस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है इसको हम लोग पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाला रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है। तो जो सिग्नल हमें जो मिल रहा है इसको हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सैम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अगर हम लोग सैम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बोल रहे तो बहुत हद तक के जो सैम्पलिंग का जो कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कि सैम्पलिंग थ्योरम हो गए, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट होगा, वो सब कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बहुत हद तक के आसान हो जाएगा। तो ये जो सिग्नल हमें जो मिल रहा है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो सिग्नल जो मिल रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे सैम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, ये वाली फिगर में बहुत क्लियर है। यहाँ पर हमने जो सिग्नल जो ऑब्टेन किया था, मे बी आपको ये इस तरीके का शेप दिखाई दे रहा हो या नहीं, ये वाले सिग्नल का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है साइनसॉइडल सिग्नल साइन ओमेगा टी। तो ये जो साइनसॉइडल सिग्नल है टाइम में कंटिन्यूस है। अगर हम लोग किसी सिस्टम में ट्रांसमिट करें तो पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग ये जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है इसको हम लोग टाइम डिस्क्रीट सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सिग्नल है वो टाइम के साथ उतना रैपिडली वेरी नहीं कर रहा है। ये जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है टाइम के साथ इसका जो वेरिएशन है वो एकदम स्मूथ है। अगर ये रैपिडली अगर वेरी कर रहा होता तो उस केस में ये जो सिग्नल है उसे हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती। मगर ये जो सिग्नल है बहुत हद तक के
क्लियर है कि स्मूथ है, मतलब ये जो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम ये स्मूथली वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यही रीज़न की वजह से जो सिग्नल है इसको हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो साइनोसॉइडल सिग्नल है इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के साथ। पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन को हमने शो किया पी ऑफ टी से, तो ये साइनोसॉइडल सिग्नल को हम लोग पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट सिग्नल हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं सैम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, या फिर इसको हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल भी बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, मगर हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे सैम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत हद तक क्या आसान हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो सैम्पल्स जो मिल रहे हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के, यहाँ पर हमें जो इम्पल्सेस जो दिखाई दे रही है, इम्पल्सेस के बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल रहना चाहिए, और ये जो इम्पल्सेस के बीच की जो स्पेसिंग है वो कम से कम होना चाहिए। कम से कम इसलिए होना चाहिए ताकि जो सिग्नल है उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए रिसीवर हैंड पर, या फिर बोल सकते हैं जो रिसीवर है वो समझ पाए कि जो सिग्नल है वो साइनोसॉइडल सिग्नल है। और ये जो इम्पल्सेस के बीच की जो स्पेसिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगी। ये पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के बीच की स्पेसिंग अगर ज़्यादा होती है तो हमने जो इम्पल्सेस जो कंसिडर किया इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो ज़्यादा होगी। ये पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के बीच की स्पेसिंग अगर कम होती है तो जो हमने जो सैम्पल्स जो कंसिडर करे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के, तो ये सैम्पल्स के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो कम से कम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने जो सैम्पल्स जो कंसिडर किया इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया एग्जांपल, यहाँ पर जो सैम्पल्स है उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर सैम्पल्स की स्पेसिंग, ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें, तो सैम्पल्स की स्पेसिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है, दो सैम्पल्स के बीच में अगर गैप अगर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में जो रिसीवर होगा वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा कि जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से साइनोसॉइडल सिग्नल है। रिसीवर समझेगा कि ये ऐसा भी सिग्नल हो सकता है या फिर ये ऐसा भी सिग्नल हो सकता है, मगर जो रिसीवर होगा वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा कि जो सिग्नल है वो साइनोसॉइडल सिग्नल है। इन शॉर्ट, ये जो हमने जो सैम्पल्स जो कंसिडर किया इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम से कम रहना चाहिए। स्पेसिंग कम से कम क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जो इसका जो शेप है, जो सैम्पल्स है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, इसका जो शेप है वो एग्जैक्टली बराबर में होना चाहिए ये वाले सिग्नल के। तो ये जो सैम्पल्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के बीच की स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्वांटाइज पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस में जो सिग्नल होता है वो टाइम डिस्क्रीट सिग्नल बन जाता है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रोसेस। क्वांटाइजेशन प्रोसेस में जो सिग्नल होता है वो वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल बन जाता है। फिर उसके बाद एक और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनकोडिंग प्रोसेस। एनकोडिंग प्रोसेस के बाद जो सिग्नल होता है पूरी तरीके से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको हम लोग सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं और पावर की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है। यहाँ पर अभी आ जाते हैं पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के ऊपर। तो ये जो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो इम्पल्स ट्रेन है वो पीरियोडिक है। हर टीएस टाइम पीरियड के बाद ये जो इम्पल्सेस है वो अपने आप को रिपीट करते जा रही है। हर टीएस टाइम पीरियड के बाद ये जो इम्पल्सेस है वो अपने आप को रिपीट करते जा रही है। ओरिजिन पर भी हमें एक इम्पल्स मिलेगा, वैल्यू होगी 1, मगर यहाँ पर हमने कंसिडर नहीं किया, मगर आप एज्यूम करते हुए चलो कि ओरिजिन पर भी हमें एक इम्पल्स मिलेगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो जो इम्पल्स ट्रेन है वो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है। हर टीएस टाइम पीरियड के बाद ये जो इम्पल्सेस है वो अपने आप को रिपीट करते जा रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है इसका जो टाइम पीरियड है, जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टीएस से। हर टीएस टाइम पीरियड के बाद ये जो इम्पल्सेस है वो अपने आप को रिपीट करते जा रही है। तो यहाँ पर फंडामेंटल टाइम पीरियड है, ये पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन का फंडामेंटल टाइम पीरियड है जिसको हमने शो किया टीएस। इसके साथ एसोसिएटेड होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग शो कर सकते हैं ओमेगा एस से। तो यहाँ पर ये ओमेगा एस हमने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कंसिडर किया है इसी को ही हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो। जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है। और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा एस से। तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा एस से, और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन की, और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग शो करते हैं ओमेगा एस से। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन की उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा एस से। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ इम्पल्सेस इन 1 सेकेंड इन पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन।
हमें एक सेकंड में कितनी इम्पल्सेस मिल रही है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमने डिस्कस किया उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा एस से, और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन की। और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब हमें कितनी इम्पल्सेस मिल रही है एक सेकंड में पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में। अगर हमें एक सेकंड में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्सेस मिल रही है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में, तो उस केस में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है तो जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हो गए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गए। बात करेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब इम्पल्सेस इन पर टाइम पीरियड या फिर इम्पल्सेस इन पर सेकंड। नंबर ऑफ इम्पल्सेस जो कि हमें मिल रहे हैं 1 सेकंड में पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में, उसी को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अगर नंबर ऑफ इम्पल्सेस 1 सेकंड में अगर पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इम्पल्सेस इन 1 सेकंड इन पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन इज़ मोर, ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट करती है हाई, हाई या फिर बोल सकते हैं मोर। तो अगर नंबर ऑफ इम्पल्सेस अगर 1 सेकंड में पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में अगर ज़्यादा होते तो उस केस में जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसका मतलब जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हो गए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गए। सिमिलरली नंबर ऑफ इम्पल्सेस इन 1 सेकंड इन पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन अगर ये कम से कम होते तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसका मतलब जो सैम्पल्स हो गए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वो कम से कम हो गए। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से हमने जो डिस्कस किया वो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन। तो ये जो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन और ये जो सिग्नल है दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में बहुत हद तक ये क्लियर है कि हमें जो इम्पल्सेस जो दिखाई दे रहे हैं 1 सेकंड में वो कम से कम है। 1 सेकंड में नंबर ऑफ़ इम्पल्सेस कम से कम है, जिसके वजह से हमें जो सैम्पल्स जो मिलेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वो भी कम से कम होंगे। और नंबर ऑफ़ इम्पल्सेस 1 सेकंड में कम से कम है, इसका मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम है और यहाँ पर हमें जो सैम्पल्स जो मिल रहे हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वो कम से कम है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसिडर किया ये है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि एक सेकंड में हमें नंबर ऑफ़ इम्पल्सेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो सैम्पल्स जो मिलेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, मैं एक चीज़ क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सैम्पलिंग थ्योरम समझना है आगे के कॉन्सेप्ट में। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग शो करते हैं ओमेगा एस से, और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन की, और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इम्पल्सेस इन पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन इन 1 सेकंड। अगर नंबर ऑफ इम्पल्सेस पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में अगर एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ सैम्पल्स कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर हमने कंसिडर किया अब तक हमने क्या डिस्कस किया था, अब तक हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के बारे में, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में एंड सो ऑन। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ऊपर। तो जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसको हम लोग शो करते हैं एक्स ऑफ टी से। तो जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो या तो किसी एक सिग्नल से मिलके बना हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा सिग्नल से मिलके बना हो सकता है। तो एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर एक सिग्नल से मिलके बना है तो ये जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल टोन सिग्नल। अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल एक से ज़्यादा सिग्नल से मिलके बना है तो जो सिग्नल होगा उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी टोन सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर एक सिग्नल से मिलके बना है तो बोलेंगे सिंगल टोन सिग्नल, एक से ज़्यादा सिग्नल से मिलके बना है तो बोलेंगे मल्टी टोन सिग्नल। एक्स ऑफ टी सिग्नल एक सिग्नल से मिलके बनाओ या फिर एक से ज़्यादा सिग्नल से मिलके बनाओ, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल होगा इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट होता है एक्स ऑफ टी सिग्नल का, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है एक्स ऑफ टी सिग्नल की, उसको हम लोग शो करते हैं ओमेगा एम से। तो ओमेगा एम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल की जिसे हमें सैम्पल्ड करना है। कौन से सिग्नल को हमें सैम्पल्ड करना है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो ओमेगा एम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है कौन से सिग्नल की, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की, और जो ओमेगा एस होता है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन की, जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। वंस अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ओमेगा एम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है एक्स ऑफ टी सिग्नल की, और जो ओमेगा एस होता है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन की। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में। यहाँ पर आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है बैंड लिमिटेड। अब ये बैंड लिमिटेड का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लोग जो सैम्पलिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो जो सैम्पलिंग है वो है लो पास सैम्पलिंग।
लो पास सैम्पलिंग लो पास सिग्नल के लिए होता है, और जो लो पास सिग्नल होता है उसको हम लोग बैंड लिमिटेड सिग्नल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैंड लिमिटेड हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बैंड लिमिटेड सिग्नल। ये बैंड लिमिटेड मतलब बैंड लिमिटेड सिग्नल है। बैंड लिमिटेड का मतलब बैंड लिमिटेड सिग्नल एक टाइप होता है। इन एनी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बैंड लिमिटेड, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं बैंड लिमिटेड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल या फिर बैंड लिमिटेड सिग्नल। तो ये बैंड लिमिटेड सिग्नल लो पास सिग्नल, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये सिग्नल, यहाँ पर ये बहुत छोटा है, वो सेम फिगर को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिग्नल, ये हमने ट्रायंगुलर सिग्नल कंसिडर किया है, ट्रायंगुलर पल्स हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हमने ट्रायंगुलर पल्स कंसिडर किया है। इसको हम लोग बैंड लिमिटेड सिग्नल भी बोल सकते हैं या फिर लो पास सिग्नल। यहाँ पर ये ओरिजिन हमें दिखाई दे रही है, ओरिजिन पर जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट वो ज़ीरो होता है। ऐसे सिग्नल का जो ओरिजिन पर जो फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट होता है वो ज़ीरो होता है। ओरिजिन ज़ीरो फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट हमें इंडिकेट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सेंटर फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। और ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हम लोग प्रोसीड करते जाए तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम लोग लिखेंगे -ओमेगा m नेगेटिव में। और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में अगर हम लोग प्रोसीड करते जाए तो यहाँ पर हमें जो फ्रिक्वेंसी जो मिलेंगी वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिलेगी, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं ओमेगा m से। तो ऐसे जो सिग्नल जिसमें सेंटर फ्रिक्वेंसी हमें ज़ीरो मिल रही हो, यहाँ पर जो सेंटर फ्रिक्वेंसी या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिन पर हमें मिल रहा है ज़ीरो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। तो सिग्नल जिसमें सेंटर फ्रिक्वेंसी ज़ीरो या फिर अगर ओरिजिन पर हमें जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड अगर ज़ीरो होता है, तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लो पास सिग्नल या फिर बोल सकते हैं बैंड लिमिटेड सिग्नल। तो लो पास सिग्नल, बैंड लिमिटेड सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिसमें जो सेंटर फ्रिक्वेंसी होती है वो हमें ज़ीरो मिलती है। तो सैम्पलिंग थ्योरम हमें क्या बोलता है? कोई भी जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा उसका जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिसीवर एंड पर, अगर हमें वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के सैम्पल्स की वैल्यू के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन हो तो। और रिकवरी के लिए कंडीशन क्या होती है? रिकवरी के लिए कंडीशन ये होती है कि जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 2 ओमेगा m के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में पूरी कहानी है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट में। तो सैम्पलिंग थ्योरम हमें क्या बोलता है? कोई भी जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिसीवर एंड पर, अगर हमें वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के सैम्पल्स की वैल्यू अगर हमें पता हो तो। कंडीशन क्या है कि जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 2 ओमेगा m के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग सैम्पलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट देखें, इन एनी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, सैम्पलिंग थ्योरम हमें ये बोलता है इन एनी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बैंड लिमिटेड सिग्नल टू मैक्सिमम इन एनी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बैंड लिमिटेड टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी component ओमेगा m can be completely represented or reconstructed at the receiver end with the help of value of its samples। किसके सैम्पल्स? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के सैम्पल्स। और ये रीज़न की वजह से मैं बोल रहा था कि जो सिग्नल होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे सैम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। सैम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इक्वली स्पेस्ड इन टाइम। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, कोई भी जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा, कोई भी कंटिन्यूस टाइम बैंड लिमिटेड सिग्नल का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा ओमेगा m, उसको हम लोग पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिसीवर एंड पर विद द हेल्प ऑफ, अगर हमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के सैम्पल्स की वैल्यू पता हो तो, और वो जो सैम्पल्स होंगे वो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए टाइम में। और कंडीशन हमने क्या देखी थी? एज पर सैम्पलिंग थ्योरम सिग्नल ओनली कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड एट द रिसीविंग एंड। सैम्पलिंग थ्योरम के हिसाब से जो सिग्नल है उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिसीविंग एंड पर, अगर सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 ओमेगा m के कंपैरिजन में। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो ग्रेटर होना चाहिए या फिर बराबर में होना चाहिए ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट के कंपैरिजन में। तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 2 ओमेगा m के कंपैरिजन में। प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर होती है 2 ओमेगा m के कंपैरिजन में, मगर आइडियल केस या फिर बोल सकते हैं थ्योरेटिकल केसेस में जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर में होती है 2 ओमेगा m के कंपैरिजन में। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बराबर में होती है 2 ओमेगा m के आइडियल केसेस में, या फिर बोल सकते हैं थ्योरेटिकल केसेस में। और प्रैक्टिकल केसेस में जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर होती है 2 ओमेगा m के कंपैरिजन में। और जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा m के बराबर में हो जाती है, जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा m के बराबर में होती है, तो जो सैम्पलिंग रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा m के बराबर में होती है तो जो सैम्पलिंग रेट होता है उसको हम लोग कौन सा सैम्पलिंग रेट बोलते हैं? नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है जो सैम्पल्स है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या वो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए टाइम में।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर सैम्पल्स अगर इक्वली स्पेस्ड अगर नहीं होते तो उस केस में जो सिग्नल हमें जो मिलेगा, जो सैम्पल्स हो गए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के, वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। जो सैम्पल्स है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए टाइम में। तो यहाँ पर हमने सैम्पल्स कंसिडर किया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के, तो बहुत हद तक क्लियर है यहाँ पर जो सैम्पल्स है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के वो उनकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो थोड़ी कम है, यहाँ पर और कम है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दो सैम्पल्स के बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर तो सैम्पल्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो सिग्नल हो गए, ऐसे सैम्पल्स को रिसीवर समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा सिग्नल है। यहाँ पर भी सैम्पल्स के बीच का गैप एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत हद तक ही क्लियर है कि जो सैम्पल्स है या फिर बोल सकते हैं जो इम्पल्सेस है उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो अनइक्वल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हमें सिग्नल को रिसीवर एंड पर रिकन्स्ट्रक्ट करना है। तो इम्पल्सेस के बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो इम्पल्सेस के बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल है। तो इम्पल्सेस के बीच की जो स्पेसिंग है वो कुछ इस तरीके से इक्वल होना चाहिए, तभी जाके जो सिग्नल होगा उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएंगे रिसीवर एंड पर। और जो स्पेसिंग होगी सैम्पल्स के बीच की वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के ऊपर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमें डिजिटल सिग्नल कब मिलेगा, फाइनल डिजिटल सिग्नल। सबसे पहला जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पर हम लोग सैम्पलिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो सिग्नल होता है वो टाइम में डिस्क्रीट होता है। फिर क्वांटाइजेशन प्रोसेस जिसकी वजह से सिग्नल टाइम में डिस्क्रीट होता है और वैल्यू में भी डिस्क्रीट हो जाता है। क्वांटाइजेशन प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनकोडिंग प्रोसेस। एनकोडिंग प्रोसेस के बाद हमें मिलता है फाइनल डिजिटल सिग्नल। फाइनल डिजिटल सिग्नल को सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं, पावर की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है। तो अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तभी जाके जो सिग्नल होगा उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएंगे रिसीवर एंड पर। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक सैम्पलिंग प्रोसीजर के बारे में। तो बेसिक सैम्पलिंग प्रोसीजर में हम लोग ये देखेंगे कि जो सैम्पलिंग होती है उसको हम लोग किस तरीके से बेसिकली परफॉर्म करते हैं बेसिक सैम्पलिंग प्रोसीजर में। और जो बेसिक सैम्पलिंग प्रोसीजर होगा उसी के आउटकम से ही हम लोग ये देखने वाले कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तभी जाके जो सिग्नल होगा उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएंगे रिसीवर एंड पर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है समिंग पॉइंट। ये समिंग पॉइंट में दो सिग्नल आ रहे हैं। एक जो सिग्नल है वो एक्स ऑफ टी सिग्नल, और दूसरा जो सिग्नल है वो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है जो कि है पी ऑफ टी बराबर में समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस के टी एस। एक आउटपुट सिग्नल होगा वाई ऑफ टी जो कि बराबर में होगा ये दोनों सिग्नल के मल्टीप्लिकेशन के, हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया यह है समिंग पॉइंट, और ये समिंग पॉइंट में दो सिग्नल आ रहा है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आ रहा है और दूसरी पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन आ रही है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा हमें मिलेगा वाई ऑफ टी। तो जो वाई ऑफ टी है इसको हम लोग बोल सकते हैं सैम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, या फिर बोल सकते हैं सैम्पल्ड आउटपुट। वाई ऑफ टी किसके बराबर में होगा, एक्स ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वाई ऑफ टी हो किसके बराबर में, एक्स ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी के। टाइम डोमेन में सिग्नल का क्या हो रहा है, टाइम डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म निकालें, ये पूरे का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म निकालें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करना होगा, क्योंकि टाइम डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ टी का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एक्स ऑफ ओमेगा। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन, पी ऑफ टी का जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा पी ऑफ ओमेगा। और ये जो एक्स ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद पी ऑफ ओमेगा, इसके साथ हम लोग एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि होगा 1/2 पाई। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी, इसका हमने ट्रांसफॉर्म लिया तो हमें मिल रहा है वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई एक्स ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद पी ऑफ ओमेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो पी ऑफ ओमेगा इसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होगा। तो हमें पता है जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी पीरियोडिक सिग्नल, अगर हमें किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो हमारे पास होता है ये वाला रिलेशन, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। यहाँ पर ये जो ए के होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पी ऑफ ओमेगा इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं जिसको हमें पी ऑफ ओमेगा की जगह पुट करना है। फिर उसके बाद एक्स ऑफ ओमेगा और वो जो पी ऑफ ओमेगा का हमें जो एक्सप्रेशन जो मिलेगा दोनों का हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है तो पी ऑफ ओमेगा के लिए हमें एक्सप्रेशन बनाना है, तो हमें पता है एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ये एक्सप्रेशन के बारे में हमें पता है। ये जो ए के होता है वो हमें इंडिकेट करता है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला एक्सप्रेशन। ये जो ए के होता है वो हमें इंडिकेट करता है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के लिए जो फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट होता है ए के, वो किसके बराबर में होता है 1/t के। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में यहाँ पर ये जो पी ऑफ ओमेगा है किसका ट्रांसफॉर्म है, पी ऑफ टी का। तो यहाँ पर ये पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन में हमें जो टाइम पीरियड जो दिखाई दे रहा है वो है टी एस। तो यहाँ पर हमने जो टी जो कंसिडर किया इसके बदले हमें क्या कंसिडर करना है, टी एस। तो जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा ए के वो बराबर में होगा 1/ts के। तो ए के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 1/ts। तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/ts डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। यहाँ पर ये के ओमेगा 1 नहीं है, ओमेगा नॉट है, के ओमेगा नॉट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो टी एस है हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन का टाइम पीरियड है टी एस। इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है ओमेगा एस, जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा नॉट की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे ओमेगा एस, और ये जो टी एस होगा उसको हम लोग 2 के डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। तो यहाँ पर ये जो पी ऑफ ओमेगा है, ये जो पी ऑफ ओमेगा है वो ये एक्सप्रेशन के बराबर में 2 समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। तो ये पी ऑफ ओमेगा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन। पी ऑफ ओमेगा ये एक्सप्रेशन के बराबर में क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन में हमें किसके टर्म दिखाई दे रही है, ये एक्सप्रेशन में ओमेगा एस टी एस ये है क्या, ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है किसका, पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन का। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा कहाँ पर जाएगा, ये पी ऑफ ओमेगा की जगह जाएगा, क्योंकि पी ऑफ ओमेगा है कौन, पी ऑफ ओमेगा, ये पी ऑफ टी जो सिग्नल है उसका ट्रांसफॉर्म है। तो जो एक्सप्रेशन होगा पी ऑफ ओमेगा की जगह जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 1/2 उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ कंसिडर किया, एक्स ऑफ ओमेगा को भी हमने यहाँ पर एज इट इज़ कंसिडर किया, पी ऑफ ओमेगा की जगह 2 समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। तो सारे को हमने यहाँ पर पी ऑफ ओमेगा की जगह पुट कर दिया। तो हमें यहाँ 2 समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। अभी क्या होगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, और ये जो समेशन होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1/ts समेशन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा, इस तरीके से अरेंज करके लिखा। उसका रीज़न ये कि जो एक्स ऑफ ओमेगा यहाँ पर ये जो समेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक्स ऑफ ओमेगा कंसिडर किया, फिर उसके बाद इन कॉन्वोल्यूशन और ये वाला टर्म हमने कंसिडर किया डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। तो ऐसा हम लोग अरेंज करके लिख पा रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्वोल्यूशन और जो समेशन होते हैं वो लीनियर प्रोसेसेस होते हैं। तो जो कॉन्वोल्यूशन और जो समेशन होते हैं वो लीनियर प्रोसेसेस होते हैं। तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/ts समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। हमें पता है किसी भी रैंडम सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें इम्पल्स सिग्नल के साथ तो हमें वो रैंडम सिग्नल ही मिलेगा। शिफ्टिंग कितने से होगी, ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। तो वाई ऑफ ओमेगा हमें मिल गया 1/ts समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी, ये जो रिलेशन है, ये जो आउटपुट है वो टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। इस पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिल रहा है। वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/ts समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल वाई ऑफ टी। तो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वो दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी, जो टाइम डोमेन में हमें जो आउटपुट जो मिल रहा है, जो टाइम डोमेन में हमें जो आउटपुट जो मिला था उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, या टाइम डोमेन में हमें जो आउटपुट जो मिला उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला आउटपुट वाई ऑफ ओमेगा 1/ts समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग टाइम डोमेन कंसिडर करेंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन कंसिडर करेंगे। इतना सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ से अभी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है, जिसके हेल्प से हम लोग सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तभी जाके जो सिग्नल होगा उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग कंसिडर करेंगे टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन में एक्स ऑफ टी पी ऑफ टी सिग्नल को कंसिडर करेंगे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग ये वाले सिग्नल को कंसिडर करेंगे।
तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है टाइम डोमेन और यहाँ पर हमने कंसीडर किया है फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो टाइम डोमेन में हमने एक सिग्नल कंसीडर किया एक्स ऑफ टी सिग्नल, और यह कंटिन्यूस सिग्नल बहुत हद तक क्लियर है कि टाइम के हर इंस्टेंट के लिए सिग्नल डिफाइन है। एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट करती है टी टाइम। इसका हमने ट्रांसफॉर्म लिया, ट्रांसफॉर्म लेने की वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये वाला सिग्नल मिल रहा है। तो ट्रांसफॉर्म लेने की वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये वाला सिग्नल मिल रहा है। बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो है लो पास सिग्नल। सेंटर फ्रीक्वेंसी 0 है, सिग्नल की वैल्यू 1 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है माइनस ओमेगा एम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है प्लस ओमेगा एम। तो जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक्स ऑफ टी सिग्नल कंसीडर किया। तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। पी ऑफ टी सिग्नल कंसीडर करना है पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन, तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन। पी ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस के टी एस। टी एस पर इम्पल्स मिलेगी वैल्यू होगी 1, माइनस टी एस पर इम्पल्स मिलेंगी वैल्यू होगी 1। ये पूरी सीरीज़ प्लस इन्फिनिटी तक के जाएंगी और ये पूरे इम्पल्सेस की सीरीज़ माइनस इन्फिनिटी तक के जाएंगी, जिसकी वजह से जो इम्पल्स है इसको हम लोग बोल रहे हैं पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन। तो अभी हमें करना क्या है, सिमिलरली यहाँ पर ये जो इम्पल्स है इसका हमने ट्रांसफॉर्म लिया। ट्रांसफॉर्म लेने की वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये वाला सिग्नल मिल रहा है। अभी हमने ये वाला सिग्नल क्यों कंसीडर किया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें इम्पल्स मिल रही है और जो इम्पल्स की जो वैल्यू है वो है हमने कंसीडर किया 2 पाई अपॉन एस। यहाँ पर हमें ओमेगा एस पर इम्पल्स मिल रही है, माइनस ओमेगा एस पर इम्पल्स मिल रही है। 2 ओमेगा एस पर हमें इम्पल्स मिल रही है, माइनस 2 ओमेगा एस पर हमें इम्पल्स मिल रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो माइनस 2 ओमेगा एस पर हमें इम्पल्स मिल रही है, माइनस ओमेगा एस 2 ओमेगा एस पर हमें जो इम्पल्सेस जो मिल रही है, वो जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है माइनस 2 ओमेगा एस, ये पॉइंट से हमने कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है। ये डॉटेड लाइन हमने क्यों ड्रॉ करी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हमने कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों जो सिग्नल है, दोनों सिग्नल का हमें मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करना है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वाई ऑफ टी। तो दोनों सिग्नल का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करें तो बहुत हद तक क्लियर है कि रिजल्टेंट सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा उसका शेप ऐसा ही होगा, मगर वो टाइम में डिस्क्रीट होगा। तो सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम देंगे वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू पी ऑफ टी। यहाँ पर ये सिग्नल हमें मिल रहा है, इम्पल्सेस हमें मिल रहे हैं टी एस 2 टी एस माइनस 2 टी एस 3 टी एस 4 टी एस एंड सो ऑन। और यहाँ पर भी टी एस पर हमें एक इम्पल्स मिल रहा है, माइनस टी एस पर इम्पल्स मिल रहा है, 2 टी एस पर इम्पल्स मिल रहा है, यहाँ पर भी माइनस 2 टी एस पर इम्पल्स मिल रहा है, माइनस 3 टी एस पर इम्पल्स मिल रहा है, प्लस 3 टी एस पर इम्पल्स मिल रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसका हमने ट्रांसफॉर्म लिया। ट्रांसफॉर्म लेने की वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें जो सिग्नल जो मिल रहा है वो हमें ये वाला सिग्नल मिल रहा है। तो अब ये वाला सिग्नल हमें कैसा मिला इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने जो एक्सप्रेशन जो कंसीडर किया वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एस समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। ये जो 1 अपॉन टी एस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। बहुत हद तक ये क्लियर है। यहाँ पर ये जो के है, के की जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो मान लेते पूरी जो सीरीज़ है माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आ रही है। अभी हम लोग के की जगह क्या पुट कर देंगे, -3। के की जगह हमने -3 पुट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा प्लस 3 ओमेगा एस प्लस साइन। ये पूरी जो सीरीज़ है माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आ रही है, प्लस साइन के की जगह पुट कर देंगे -2 तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा प्लस 2 ओमेगा एस प्लस साइन के की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे -1 तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस। के की जगह पुट कर देंगे 0, हमें मिल जाएगा प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस साइन के की जगह 1 पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस साइन के की जगह हमें क्या पुट करना है, +2 पुट करना है, हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस। के की जगह 3 पुट कर देंगे, मिल जाएगा प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस 3 ओमेगा एस। और ये पूरी जो सीरीज़ होगी वो प्लस इन्फिनिटी तक के जाएंगी, राइट। ये पूरी सीरीज़ प्लस इन्फिनिटी तक के जाएंगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो सिग्नल जो मिला, ये सिग्नल हमें क्यों मिल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। ये सिग्नल हमें ऐसा कैसा मिला इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो सिग्नल है इसका हमने ट्रांसफॉर्म लिया, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये वाला सिग्नल मिला। मगर ये सिग्नल आ कैसा रहा है इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये एक्स ऑफ ओमेगा, ये जो एक्स ऑफ ओमेगा हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये वाला सिग्नल है। एक्स ऑफ ओमेगा ये वाला सिग्नल है। तो जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। और जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो है माइनस ओमेगा है, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी प्लस ओमेगा है, सेंटर फ्रीक्वेंसी 0। अभी अगर हम लोग देखें ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ओमेगा माइनस ओमेगा एस। एक्स ऑफ ओमेगा को हमें डिले करना है, कितने से डिले करना है, ओमेगा एस से डिले करना है। ओमेगा माइनस ओमेगा एस को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, हमें मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू प्लस ओमेगा एस। तो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है उसे हमें डिले करना है माइनस साइन।
कितने से डिले करना है, ओमेगा एस से डिले करना है। मतलब जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है उसको हम लोग डिले करेंगे, और डिले करने के बाद जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है उसकी जो सेंटर फ्रिक्वेंसी वो कहाँ पर आना चाहिए, ओमेगा एस पर, प्लस ओमेगा एस पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है उसको हमने डिले किया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, जिसके वजह से जो सिग्नल है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, और जो सेंटर फ्रिक्वेंसी हमें जो मिल रही है वो मिल रही है ओमेगा एस। और यही रीज़न की वजह से हमने कुछ इस तरीके से दूर दूर पर इम्पल्स कंसिडर किया था। यहाँ पर हमें मिल रहा है ओमेगा एस, यहाँ पर ये माइनस ओमेगा एस, माइनस टू ओमेगा एस, प्लस टू ओमेगा एस। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस टू ओमेगा एस। जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है उसे हमें डिले करना है कितने से, टू ओमेगा एस से। तो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल होगा उसकी जो सेंटर फ्रिक्वेंसी होगी वो कहाँ पर होगी, टू ओमेगा एस पर। तो एक्स ऑफ ओमेगा एस, ये जो सिग्नल है एक्स ऑफ ओमेगा, इसको हम लोग डिले करेंगे कितने से, टू से। तो इसको हमने टू से डिले किया, वन, और यहाँ पर ये टू। तो सेंटर फ्रिक्वेंसी कहाँ पर आ रही है, टू ओमेगा एस पर आ रही है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, माइनस टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी टू ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। सिमिलरली ये वाला हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया था, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी इसको अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस, ओमेगा प्लस ओमेगा एस को हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, हमें यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एस। तो एक्स ऑफ ओमेगा सिग्नल को हम लोग डिले करेंगे, और जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल होगा उसकी जो सेंटर फ्रिक्वेंसी होगी वो माइनस ओमेगा एस पर लाई करेंगी। तो जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया, और उसकी जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है माइनस ओमेगा एस पर लाई कर रही है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, वो होगी माइनस ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी माइनस ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। सिमिलरली यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी वो मिलेंगी माइनस टू ओमेगा एस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ओमेगा प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस टू ओमेगा एस, ओमेगा प्लस टू ओमेगा एस को हम लोग जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, हमें मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा एस। ओमेगा इज इक्वल टू माइनस टू ओमेगा एस मिल रहा है। इसका मतलब ये जो एक्स ऑफ ओमेगा इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है, और जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल है उसकी जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है माइनस टू ओमेगा एस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वही किया, यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हमने शिफ्ट किया, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, दो से वन, यहाँ पर ये टू, और यहाँ पर अब ये जो सिग्नल की जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो है माइनस टू ओमेगा एस। और सिमिलरली यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, माइनस ओमेगा एम माइनस टू ओमेगा एस, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी प्लस ओमेगा एम माइनस टू ओमेगा एस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर लिया। अभी हमें ये भी पता चल गया कि हमें स्पेक्ट्रम क्यों मिला फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यहाँ पर अभी हमें क्या कंसीडर करना है, अभी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी टू ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो सिग्नल होगा उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो अभी हमें सिर्फ यही दो स्पेक्ट्रम कंसीडर करना है, ये वाली स्पेक्ट्रम और ये वाली स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम हो गए ट्रायंगुलर पल्स ये अपने आप को रिपीट करते जाएंगे, पीरियोडिक हो गए। तो ये दो स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दोनों स्पेक्ट्रम को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो है जीरो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है माइनस ओमेगा एम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है प्लस ओमेगा एम। यहाँ पर सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर पल्स हमने जो कंसिडर किया है, सभी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/TS। खैर वो हमें मैग्नीट्यूड नहीं कंसिडर करना है, हमें मेन कॉन्सेप्ट कंसिडर करना है। यहाँ पर ये जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो है जीरो, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो है ओमेगा एस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, ओमेगा एस। यहाँ पर सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पर जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा एस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, ओमेगा एस। सिमिलरली दो स्पेक्ट्रम के बीच में हमें गैप दिखाई दे रहा है, और वो जो गैप है उसको हम लोग शो कर सकते हैं एक्स से। यहाँ पर ये जो गैप है एक्स, ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का हमें जो गैप जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग मान सकते हैं ओमेगा एम, और यहाँ से कर्सर की टिप यहाँ से यहाँ तक का हमें जो गैप जो दिखाई दे रहा है इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ओमेगा एम। मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें जो गैप जो दिखाई दे रहा है वो है ओमेगा एम, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो गैप जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल का जो हाफ जो पार्ट है उसको हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे ओमेगा एम, राइट। तो यहाँ पर ये ओमेगा एम और यहाँ पर ये ओमेगा एम, ओमेगा एम हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टू ओमेगा एम, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ओमेगा एस। और ये जो गैप है इसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्स। तो ये जो गैप हमने जो कंसिडर किया है, ये जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड बैंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड बैंड। और यहाँ पर ये जो ओमेगा एस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अगर ओमेगा एस अगर ग्रेटर होता है टू ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तो जो स्पेक्ट्रम होंगे वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे। और ये जो ओमेगा एस होगा टू ओमेगा एम के कंपैरिजन में कब ग्रेटर होगा, जब गार्ड बैंड एग्जिस्ट करेगा।
तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो गार्ड बैंड है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसके वजह से जो ओमेगा एस है वो 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और ये जो स्पेक्ट्रम है वो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रही है। तो जो स्पेसिंग होती है दो स्पेक्ट्रम के बीच की, उसको हमने शो किया लेटर एक्स से, और वो जो स्पेसिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं गार्ड बैंड। जो गार्ड बैंड होता है वो अनयूज्ड पार्ट होता है स्पेक्ट्रम का, रेडियो स्पेक्ट्रम का। अगर गार्ड बैंड अगर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर होगी 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह केस नंबर 1, जहाँ पर गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है। गार्ड बैंड एग्जिस्ट करने की वजह से सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में। अभी दूसरा केस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर हमने दूसरा केस कंसिडर किया है, ये हमने सेकेंड केस कंसिडर किया है। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो गार्ड बैंड है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये वाले केस में गार्ड बैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम लोग देख सकते हैं। यहाँ जो हमने जो स्पेक्ट्रम जो कंसिडर किया है उनके बीच में जो गैप है वो है 0। हैंस जो गार्ड बैंड है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। गार्ड बैंड जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में जो ओमेगा एस होता है वो 2 ओमेगा एम के बराबर में होता है। अगर गार्ड बैंड अगर प्रेजेंट नहीं है तो ओमेगा एस 2 ओमेगा एम के बराबर में होता है। अब ये हमें कौन बोला, अगर गार्ड बैंड अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ओमेगा एस 2 ओमेगा एम के बराबर में होता है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस ओमेगा एम, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ओमेगा एम। अगर गार्ड बैंड अगर एग्जिस्ट कर रहा होता तो ये जो सेम जो पॉइंट होता जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, वो जो सेम जो पॉइंट होता वो हमें इंडिकेट करता ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाला जो पॉइंट है वो है ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, राइट। गार्ड बैंड के एग्जिस्टेंस की वजह से जो पॉइंट है वो है ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो सिमिलरली अगर गार्ड बैंड अगर एग्जिस्ट करता तो ये वाला हमें जो स्पेक्ट्रम जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये वाला स्पेक्ट्रम, उसका ये वाला पॉइंट क्या होता है, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। मगर यहाँ पर गार्ड बैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ओमेगा एम, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो है माइनस ओमेगा एम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम रहा होगा वो बराबर में ओमेगा एम के, या फिर सिंपल वर्ड में जो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम है वो प्लस ओमेगा एम के बराबर में। तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम ये बराबर में है प्लस ओमेगा एम के। तो ये जो ओमेगा एम है, ये जो ओमेगा, इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखे, ओमेगा एम को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेजे तो हमें मिल जाएगा ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 ओमेगा एम। तो अगर गार्ड बैंड अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो उस केस में जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर में होती है 2 ओमेगा एम के। और ये जो केस हमने जो कंसिडर किया ये है आइडियल केस। सिमिलरली हम लोग तीसरा केस कंसिडर करते हुए चलते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, जो ओमेगा एस होगा वो कम होगा 2 ओमेगा एम से। अगर ओमेगा एस अगर कम होता है 2 ओमेगा एम से तो उस केस में क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम होगी वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगी। ओमेगा एस अगर कम होता है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तो जो स्पेक्ट्रम होगी वो ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे पर। तो ओमेगा एस 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में कम है, तो जो स्पेक्ट्रम है वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जा रही है। जो स्पेक्ट्रम है वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जा रही है, बहुत हद तक क्लियर है। तो जब स्पेक्ट्रम एक दूसरे पर ओवरलैप होती है तो उस केस में क्या होता है, तो ये वाली जो स्पेक्ट्रम है, हम लोग कोई भी दो स्पेक्ट्रम कंसिडर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये वाली हमने स्पेक्ट्रम कंसिडर किया जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो कुछ इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देंगी। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट कंसिडर किया, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। यहाँ पर अब तक के तो क्लियर हो गया होगा, जब ओमेगा एस कम होता है 2 ओमेगा एम के तो उस केस में क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम होती है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती है। और जब ओमेगा एस बराबर में होता है 2 ओमेगा एम के तो उस केस में जो स्पेक्ट्रम होती है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करती और गार्ड बैंड 0 होता है। और जब ओमेगा एस ग्रेटर होता है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में तो उस केस में जो गार्ड बैंड होता है वो एग्जिस्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट कंसिडर किया, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पर जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग स्लोप है और यहाँ पर जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है, राइट। यहाँ पर जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग स्लोप है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पर जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है। तो ये डिक्रीजिंग स्लोप और ये इंक्रीजिंग स्लोप की वजह से होगा क्या, जो नेट स्लोप जो होगी ये 2 पॉइंट के बीच में वो 0 हो जाएंगी। तो जो ये जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट सिग्नल। और ये कांस्टेंट सिग्नल के ड्यूरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जो रही होगी वो इन्फॉर्मेशन को जो रिसीवर होगा वो फैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो सिग्नल है वो कांस्टेंट सिग्नल है। तो कांस्टेंट सिग्नल के ड्यूरेशन में जो इन्फॉर्मेशन रही होगी उस इन्फॉर्मेशन को रिसीवर फैच नहीं कर पाएगा। हैंस जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लॉस्ट हो जाएंगी। और ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अलाइजिंग इफेक्ट।
जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लॉस्ट हो जाएंगी ड्यू टू दिस कांस्टेंट सिग्नल। और ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, अलाइजिंग इफेक्ट। तो ये जो ओवरऑल जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो सिग्नल है इसका शेप ही चेंज हो गया है। तो हो क्या रहा है, जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट सिग्नल मिलता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस्ट हो जाती है। और ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अलाइजिंग इफेक्ट। और जब स्पेक्ट्रम एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगती है तो उस केस में जो सिग्नल का जो शेप होता है वही चेंज हो जाता है। तो अलाइजिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तो जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है एक स्पेक्ट्रम का वो ओवरलैप हो जाता है लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के साथ किसी दूसरे स्पेक्ट्रम के, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस्ट हो जाती है। और ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अलाइजिंग इफेक्ट। व्हेन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 2 ओमेगा एम, then higher frequency component of one spectrum is overlapped with lower frequency component of another spectrum and information will get lost। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अलाइजिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी ऑफ सिग्नल एट रिसीवर एंड। फिर उसके बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है तो उस केस में जो सिग्नल होता है उसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं रिसीवर एंड पर। जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो उस केस में जो सिग्नल होता है उसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं रिसीवर एंड पर। तो रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी ऑफ सिग्नल एट द रिसीवर एंड। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है सिग्नल, यहाँ पर हमने सिग्नल एज्यूम किया यह है ट्रायंगुलर सिग्नल, राइट। ये ट्रायंगुलर पल्स है, ये जनरेटेड ट्रायंगुलर पल्स एक सिस्टम है जो कि वो सिस्टम ने हमें ये वाला सिग्नल जनरेट करके दिया, जनरेटेड ट्रायंगुलर पल्स। तो जो ट्रायंगुलर पल्स है इसको हमने ट्रांसमिट किया। तो जब हमने ट्रायंगुलर पल्स को ट्रांसमिट किया तो उस केस में जो सिग्नल है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि यहाँ पर हमें गार्ड बैंड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है 2 ओमेगा एम के कंपेरिजन में। तो जो सिग्नल होगा इसको हम लोग रिसीवर एंड पर रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे या फिर बोल सकते हैं रिकवर कर लेंगे। तो ये जो सिग्नल है इसको अभी हम लोग कैसा रिकवर करें, राइट। इसको रिकवर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लो पास फिल्टर। तो जो लो पास फिल्टर है उसकी अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, तो लो पास फिल्टर की जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ऐसी होती है। और लो पास फिल्टर की जो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका जो ग्राफ होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में होता है क्या, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक मतलब हाइपोथेटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया आइडियल कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं लो पास फिल्टर की। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक्स एक्सिस जो कि हमें इंडिकेट करती है ओमेगा, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसिडर की है -fc और +fc। जैसी -fc कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी तो उस केस में जो फिल्टर होगा वो क्या करेगा, सिग्नल को अलाउ करना चालू कर देगा। जैसी -fc कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, जिस स्टैंड पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई -fc, तो जो फिल्टर होगा सिग्नल को अलाउ करना चालू कर देगा। और जैसी +fc कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी तो उस केस में जो फिल्टर होगा वो सिग्नल को स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पास बैंड, और इसके बाहर का जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप बैंड। तो ये तो थी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। मगर प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जैसी -fc कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी तो उस केस में क्या होगा, जो फिल्टर होगा वो सिग्नल को ग्रेजुअली अलाउ करेगा, कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली अलाउ करेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली अलाउ करेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक के जाएंगी सिग्नल की वैल्यू। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जैसी +fc कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी तो उस केस में क्या करेगा, जो फिल्टर होगा वो ग्रेजुअली स्टॉप करेगा सिग्नल को ग्रेजुअली स्टॉप करेगा, कुछ इस तरीके से, जो कि हमें कर्व दिखाई दे रही है, जो कि हमें ये कर्व शो कर रही है। तो प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जैसी -fc कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी तो उस केस में जो फिल्टर होगा वो क्या करेगा, ग्रेजुअली अलाउ करेगा सिग्नल को। और जैसी +fc कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएंगी तो उस केस में ग्रेजुअली स्टॉप करेगा सिग्नल को। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो सिग्नल है, इस पर सिग्नल के लिए हम लोग लगा देंगे लो पास फिल्टर। तो इसके लिए अगर हम लोग लो पास फिल्टर लगाए तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा रिसीवर एंड पर। और जो रिसीवर होगा ये सिग्नल को देख के समझ जाएगा कि जो सिग्नल है वो ट्रायंगुलर शेप में, और जो गार्ड बैंड है वो भी 0 हो जाएगा। तो सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, और जो रिसीवर होगा समझ जाएगा कि जो सिग्नल है वो ट्रायंगुलर सिग्नल है, और कुछ इस तरीके से जो सिग्नल होगा वो रिसीवर एंड पर रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा।
मगर अगर हम लोग देखें हमें ऐसा सिग्नल मिले, ऐसा सिग्नल हमें कब मिलेगा, ऐसा सिग्नल भी हमें मिलेगा मगर ये आइडियली मिलेगा, हाइपोथेटिकली मिलेगा जब हम लोग यूज़ करेंगे लो पास फिल्टर। जब हम लोग लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे तो उस केस में हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा रिसीवर एंड पर, जो कि ये आइडियल सिग्नल है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, नॉइस और डिस्टॉर्शन के बारे में। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा हमें ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो सिग्नल होता है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है। लास्ट हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, नॉइस और डिस्टॉर्शन के बारे में। तो नॉइस का मतलब क्या होता है, अनवांटेड वोल्टेज एंड करंट इन अ सिग्नल। सिग्नल में जो अनवांटेड वोल्टेज और जो करंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नल। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है साइनोसॉइडल सिग्नल, और ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल है इसको हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये साइनोसॉइडल सिग्नल को ट्रांसमिट करें तो एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से जो साइनोसॉइडल सिग्नल है इसमें इंड्यूस हो गया अनवांटेड वोल्टेज और करंट। तो ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि जो शेडेड जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है, कर्सर की टिप शो कर रही है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनवांटेड वोल्टेज और करंट। तो ये जो अनवांटेड वोल्टेज और जो करंट होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉइज़। तो ये नॉइज़ को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, तो फिल्टर्स का यूज़ करते हुए जो नॉइज़ होगी उसको हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। तो नॉइज़ का मतलब क्या होता है, अनवांटेड वोल्टेज और करंट जो कि सिग्नल पर एक्ट कर रहा होता है, राइट। सिमिलरली अभी डिस्टॉर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। If the shape of signal is not same as initial due to the effect of external factor, then signal is called as distorted signal। मतलब आपने एक सिग्नल जनरेट किया, सिग्नल को आपने ट्रांसमिट किया। जब आपने सिग्नल को ट्रांसमिट किया तो सिग्नल के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से सिग्नल का शेप ही चेंज हो गया। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर किया ये है साइनोसॉइडल सिग्नल। ये साइनोसॉइडल सिग्नल को हमने ट्रांसमिट किया, ये साइनोसॉइडल सिग्नल के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट हुआ। एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट होने की वजह से होता है क्या है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो सिग्नल है वो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो ये जो सिग्नल है इसका शेप ही चेंज हो गया है। तो ये जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड सिग्नल। तो जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल होता है उसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाते। डिस्टॉर्टेड सिग्नल के लिए हमारे पास कोई फिल्टर नहीं होता है जिसके हेल्प से जो ओरिजिनल जो सिग्नल है उसको हम लोग ऑब्टेन कर ले। तो जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल होता है इसको हम लोग फिर से रिकवर नहीं कर सकते। तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल में क्या होता है, जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल का जो शेप होता है वही चेंज हो जाता है। और डिस्टॉर्टेड सिग्नल का जब शेप ही चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्शन में क्या होता है, जो सिग्नल का जो शेप है वही चेंज हो जाता है। और जब सिग्नल का शेप ही चेंज हो जाता है तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग ओरिजिनल शेप में ऑब्टेन नहीं कर सकते रिसीवर एंड पर। इन शॉर्ट ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते रिसीवर एंड पर। तो बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट है। जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो सिग्नल का जो शेप होता है वही चेंज हो जाता है। और जब सिग्नल का शेप ही चेंज हो जाता है तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग रिकवर या फिर बोल सकते हैं रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाते रिसीवर एंड पर। तो अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है उसका शेप ही चेंज हो जाता है जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में। जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो स्पेक्ट्रम होगी वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगी। अगर मैं आपको पूरा बोलूँ, आपको अगर कोई पूछता है कि जो सिग्नल होता है उसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाते जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है, तो जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में तो जो स्पेक्ट्रम होती है वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगती है। स्पेक्ट्रम एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगती है जिसकी वजह से जो सिग्नल का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। और ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड सिग्नल। और जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल होते हैं उसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाते रिसीविंग एंड पर। सच सिग्नल कैन नॉट बी रिकन्स्ट्रक्टेड और रिकवर एट द रिसीविंग एंड। तो यही रीज़न की वजह से जो सैम्पलिंग थ्योरम है वो हमें क्या बोलता है, सैम्पलिंग थ्योरम हमें ये बोलता है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर दैन होना चाहिए या फिर 2 ओमेगा एम के बराबर में होना चाहिए। 2 ओमेगा एम के बराबर में कम होगी, जब हमने डिस्कस किया था जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एम के बराबर में होती है तो वो जो केस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल केस। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में या फिर 2 ओमेगा एम के बराबर में होगी, तो उस केस में जो सिग्नल होगा उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर लेंगे रिसीवर एंड पर। और हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, जिसके वजह से गार्ड बैंड एग्जिस्ट कर रहा है। और ये गार्ड बैंड के एग्जिस्टेंस के वजह से जो सिग्नल है उसको हमने रिकवर कर लिया था रिसीवर एंड पर। हमने फ़िल्टर लगाया था, हमें सिग्नल कुछ इस तरीके से मिला था और ये जो सिग्नल था उसको हमने रिकवर कर लिया था रिसीवर एंड पर। तो यही हमें बोलता है सैम्पलिंग थ्योरम के जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए 2 ओमेगा एम के कंपैरिजन में, तब जाके जो सिग्नल होगा उसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर लेंगे या फिर बोल सकते हैं रिकवर कर लेंगे रिसीवर एंड पर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करने वाले हैं नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट के बारे में।